वेलकम बैक। मग तुम्ही कशा आहात, आप कैसे हो, नीचे कमेंट करके जरूर बता सकते हो। मैं एकदम मस्त टकाटक और सबसे ज़्यादा डिमांडेड कंपैरिजन में लेके आ चुका हूँ। यार आपने इतने ज़्यादा कमेंट्स किए, मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप जितना हो सके कमेंट करते रहो, उसके ऊपर हम काम करने की हम जरूर कोशिश करेंगे। और आपकी डिमांड थी कि नथिंग फोन 2A वर्सेस iQOO G9 के बीच में कंपैरिजन चाहिए। देखो सब कुछ पॉइंट मैंने आगे निकाल के रखे हैं, वही एक्सप्लेन करूंगा और उसके थ्रू आपको इजीली पता चल जाएगा कि कौन सा फ़ोन आपके लिए बेस्ट हो सकता है या कौन सा फ़ोन ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है। और कैसे भी देखो यार, दोनों के अंदर हमें 4000 का प्राइस का डिफरेंस देखने मिलता है, ऑफर्स लगा के बोल रहा हूँ मैं। और हाँ, यहाँ पे 4000 लगा के एक्स्ट्रा नथिंग लेना चाहिए या 4000 सेव करके iQOO G9 लेना चाहिए, ये भी टकाटक पता चल जाएगा। सबसे पहले बात करें प्राइस की। देखो प्राइस से ही स्टार्ट कर लेते हैं हम। तो दोनों के भी बेस वेरिएंट 8GB 128GB के साथ आते हैं, बट G9 18K के आसपास मिलेगा ऑफर लगा के, तो नथिंग आपको लगभग 22 के आसपास मिलेगा। और इनके जो हायर वेरिएंट है 8GB 256GB G9 20K का मिलेगा, तो नथिंग फोन 24 का मिलेगा। और एक हायर वेरिएंट नथिंग के अंदर देखने को मिलता है 12GB 256GB, उसकी प्राइस और बढ़ जाती है, बट मैं तो बोलूंगा कि इतना भी हायर वेरिएंट लेने की जरूरत नहीं है, ज्यादा वैल्यू फॉर मनी वो नहीं है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है डिजाइन का कि किसकी डिजाइन बेटर है। अब यार ये जो डिज़ाइन है ना, ये सब्जेक्टिव वाइज हो सकती है, किसको नथिंग की पसंद आएगी, किसको क्लासिक दिखने वाले iQOO की डिज़ाइन पसंद आएगी। मेरे क्या ओपिनियन है आगे मैं आपको बताऊंगा। रही बात बैक पैनल की, देखो नथिंग और iQOO के अंदर हमें पॉलीकार्बोनेट का ही बैक देखने मिलता है, बट नथिंग का जो बैक है ना ये ट्रांसपेरेंट है। हाँ, अंदर के पूरे कॉम्पोनेंट नहीं दिखते, इन्होंने कुछ अंदर लगा हुआ है वही डिज़ाइन दिखती है, बट ये कुछ अलग फील होता है। तो यार ये यूथ को ज्यादा टारगेट करता है क्योंकि ये अट्रैक्टिव दिखता है। रही बात यहाँ पे iQOO की, ये भी पॉलीकार्बोनेट के साथ है, बट हमें एजी फिनिशिंग के साथ देखने मिलता है, थोड़ा सा ये ग्लास जैसा फील आता है और इसके अंदर भी अलग अलग पैटर्न क्रिएट होता है और ये भी डिफरेंट दिखता है। हाँ, यहाँ पे उंगलियों के वगैरह निशान ना नथिंग के ऊपर ज्यादा आते हैं, तो iQOO के अंदर नहीं आते क्योंकि ये मैट फिनिश टाइप है। बिल्कुल यहाँ पे स्क्रैच या उंगलियों के वगैरह निशान नहीं आते iQOO के ऊपर, तो ये चीजें सही है। रही बात साइड फ्रेम की, देखो दोनों के अंदर हमें प्लास्टिक की साइड फ्रेम देखने मिलती है और दोनों की जो साइड फ्रेम है ना ये हमें पॉलीकार्बोनेट की देखने मिलती है, बॉक्सी डिजाइन के साथ आती है। और जो एजेस है ना ज़्यादा इसे शार्प नहीं है यहाँ पे, इसके वजह से ना ग्रिप अच्छी होती है दोनों की भी। हाँ, नथिंग के अंदर जो साइड फ्रेम है ये मैट फिनिश के साथ आती है और iQOO की भी थोड़ी सी मैट फिनिश टाइप है, बट ज़्यादा नथिंग की है, तो ग्रिपिंग थोड़ी सी बेटर मुझे नथिंग की लगी, बट ऐसी दिक्कतें नहीं होगी। दोनों भी लाइट वेट फील होते हैं। iQOO 189 ग्राम का है तो नथिंग 190 ग्राम का है, दोनों भी वन हैंड से आप इजीली यूज़ कर सकते हो। रही बात सामने के साइड से डिज़ाइन की, मतलब सामने से कौन सा फ़ोन ज़्यादा प्रीमियम दिखता है, देखो आप खुद बेजल्स देख लेना। टॉप बेजल्स, बॉटम बेजल्स, साइड वाले बेजल्स नथिंग के अंदर हमें सिमेट्रिकल देखने मिलते हैं, मतलब सेम टू सेम। बट iQOO के अंदर टॉप के बेजल्स थोड़े कम है, बट नीचे के बेजल्स थोड़े ज़्यादा देखने मिलते हैं। और एज कम्पेयर टू नथिंग iQOO के बेजल्स थोड़े से ज़्यादा है, तो सामने के साइड से डेफिनेटली यहाँ पे नथिंग ज़्यादा प्रीमियम फील होता है। वैसे नथिंग पैसे भी ज़्यादा ले रहा है ना। चलो उसके बाद NFC का भी सपोर्ट हमें नथिंग के अंदर देखने मिलता है, बट iQOO के अंदर नहीं है। और दोनों के अंदर हमें हेडफोन जैक का सपोर्ट नहीं मिलता। और हाँ, दोनों के अंदर हमें IP54 की रेटिंग देखने मिलती है, मतलब डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंट है, वाटर प्रूफ नहीं है, पानी के अंदर डुबाना मत। नॉर्मली वाटर पार्टिकल वगैरह आते हैं तो चलेंगे, बट पानी के अंदर डुबाना मत। तो डिज़ाइन के लिए फाइनल मेरे ये ओपिनियन है कि देखो जिनको क्लासिक डिज़ाइन पसंद है ना, वो यार iQOO के साथ डेफिनेटली जा सकते हैं, बट जिनको ऐसी स्टाइलिश डिज़ाइन पसंद है, अलग कुछ दिखाना है और ग्लिफ इंटरफेस भी इसके अंदर, बैक साइड में लाइटें भी चमकती है, डेफिनेटली यार वो बंदे नथिंग के साथ जाएंगे। और मैं जितना देख रहा हूँ ना, जो यूथ है ना उनको ज़्यादा नथिंग पसंद आता है क्योंकि ट्रांसपेरेंट डिज़ाइन और उसके साथ साथ ग्लिफ इंटरफेस ये बहुत ज़्यादा अलग दिखता है। मतलब बहुत सारे फ़ोन ऐसे ही आते हैं, मैट फिनिश टाइप आते हैं, पॉलीकार्बोनेट ग्लास भी प्रोवाइड करते हैं, बट वो एक क्लासिक डिज़ाइन होगी। बट जिनको कुछ अलग चाहिए, कुछ अतरंगी चाहिए, उनको डेफिनेटली नथिंग की ही डिज़ाइन पसंद आएगी। और सिम स्लॉट की बात करें तो यहाँ पे हाइब्रिड स्लॉट हमें iQOO के साथ देखने मिलता है, मतलब सिंगल सिम प्लस आप SD कार्ड को भी एट ए टाइम यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज 2 सिम को इंसर्ट कर सकते हैं। और वैसे नथिंग के अंदर हमें डायरेक्ट ड्यूअल सिम का सपोर्ट मिलता है, यहाँ पे हाइब्रिड स्लॉट नहीं है, मतलब माइक्रो SD कार्ड इसके अंदर यूज नहीं कर सकते। अब कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं इनके डिस्प्ले सेक्शन के अंदर बता देता हूँ। देखो दोनों के अंदर हमें 6.67 इंच का एमुलेट 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ डिस्प्ले देखने मिलते हैं। इंडोर ब्राइटनेस दोनों की भी ज़्यादा ब्राइट देखने मिलती है, और जैसे आप आउटडोर में जाते हो, मतलब डायरेक्ट हर्श लाइट कंडीशन पे, तो स्लाइडली iQOO का डिस्प्ले ज़्यादा ब्राइट फील होता है, स्लाइडली, इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है। वैसे दोनों के भी डिस्प्ले टकाटक विजिबल होते हैं, ऐसी बड़ी दिक्कतें नहीं है, बट iQOO का डिस्प्ले स्लाइडली थोड़ा सा ब्राइट फील होता है। और iQOO में एक बग है, कभी कभी ब्राइट फील भी होता है, कभी कभी नहीं होता है, ये iQOO को जरूर फिक्स करना चाहिए। हाँ,
नेटफ्लिक्स पे HDR10 की बात करें तो यहाँ पे iQOO के अंदर हमें मिलता है, बट यार सैडली नथिंग के अंदर नहीं मिलता, जो मेरे हिसाब से देना चाहिए। हाँ, यूट्यूब के अंदर 4K HDR वीडियोस दोनों भी सपोर्ट करते हैं, और दोनों के भी अंदर थोड़े से कभी कभी फ्रेम ड्रॉप्स आते हैं 4K HDR में, मतलब पूरा का पूरा स्मूथ प्लेबैक नहीं होता, बट हाँ काम तो आपका चल जाएगा। बट नथिंग में एक इशू है, कभी कभी ना यूट्यूब पे 4K HDR वीडियोस लगाते हो, कभी कभी यूट्यूब अच्छे से काम नहीं करता, तो ये नथिंग को जरूर फिक्स करना चाहिए। बाकी जितने हमने वीडियोस देखे नॉर्मल, ऐसी कोई दिक्कतें नहीं है, कंटेंट वॉचिंग के लिए सही है, कलर्स उभर के आते हैं, डीप ब्लैक वगैरह देखने को मिलता है, और वाइड वन L1 भी देखने को मिलता है। तो नेटफ्लिक्स अमेजॉन प्राइम पे भी आप फुल HD में वीडियो स्ट्रीम कर सकते हैं। तो वीडियो क्वालिटी ओवरऑल सही है, दोनों की भी इतने माइनर डिफरेंसेस नहीं है वीडियो क्वालिटी के अंदर। बट जो ये HDR10 है ना नेटफ्लिक्स के अंदर, ये नथिंग को जरूर प्रोवाइड करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा प्राइस ले रहे और कम प्राइस में iQOO प्रोवाइड कर रहा है। रही बात इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट की, तो दोनों के भी क्विक देखने को मिलते हैं, और नथिंग के अंदर ना एक एनिमेशन आता है, बॉटम से ऊपर तक चला जाता है, तो यार ये बहुत अच्छा दिखता है। वैसे iQOO के अंदर भी बहुत सारे एनिमेशन है और आप सेट भी कर सकते हैं अलग अलग एनिमेशन, बट दोनों भी क्विकली फील होते हैं और दोनों भी एक्यूरेटली काम करते हैं। और जैसे फिंगरप्रिंट को अनलॉक करते हो तो नथिंग के अंदर हमें टक टक फील आता है, क्योंकि इसके हैप्टिक्स मुझे अच्छे लगे एज कम्पेयर टू iQOO, और iQOO में थोड़ा सा स्प्रिंग इफेक्ट आता है और कभी कभी घुर फील महसूस होता है। तो डेफिनेटली यहाँ पे नथिंग के हैप्टिक्स अच्छे हैं, और कुछ टाइप करे हो तभी भी टक टक फील नथिंग के अंदर आता है। रही बात स्पीकर की, दोनों के अंदर ड्यूल स्टेरियो स्पीकर है, और यहाँ पे मैं ना पहले आपको सुनवा के दिखा देता हूँ और उसके बाद बोलता हूँ कि किसकी क्वालिटी मुझे बेटर लगी। I don't really ever feel at home, on my own, in the zone, that's the only way I know, feeling low, about to blow back up, here I never let the doubt creep in, gotta pop a couple more aspirin, I don't think I'll ever let you in, easier to break it off, never wanna be alone, I don't really ever feel at home, on my own, in the zone, that's the only way I know, feeling low, about to blow back up, here I never let the doubt creep in, gotta pop a couple more aspirin, I don't think I'll ever let you in, easier to break it off, best friends, I don't देखो दोनों की भी मैंने क्वालिटी चेक की, तो यहाँ पे ना दोनों के अंदर लाउडनेस भी ज़्यादा है, बट iQOO के बेस ना थोड़े से महसूस होते हैं, और हाथों में भी ऐसे मतलब ऐसा ठक ठक फील आता है। तो iQOO का बेस मुझे स्लाइडली बेटर लगा एज कम्पेयर टू नथिंग, बट दोनों की भी आउटपुट सही है। नॉर्मली आप वीडियोस वगैरह देखते हो या म्यूजिक सुनते हो लाउड स्पीकर से, तो दिक्कतें नहीं होगी। और हाँ यार, दोनों के अंदर 5G मिलता है, और 5G की जो स्टेबिलिटी है ना दोनों के अंदर सही है। नथिंग के अंदर हमें 13 5G के बैंड्स मिलते हैं, तो iQOO के अंदर हमें 8 5G के बैंड्स देखने मिलते हैं, और जितना हमने स्पीड टेस्ट वगैरह किया ऑलमोस्ट सिमिलर सा ही स्पीड आता है। तो ऐसी दिक्कतें नहीं है 5G के अंदर, बट फ़ोन जैसे आता है, कॉल वगैरह आता है, तो दोनों भी फ़ोन 5G से 4G पे शिफ्ट होते हैं। इवन नथिंग के अंदर ना यहाँ पे ONR शो करता है, बट जब कॉल आता है तो फ़ोन 5G पे नहीं रहता, 4G पे ही आता है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब जो मैं बातें बताने जा रहा हूँ ना, वो सुन के आपका दिमाग ही हिल जाएगा। मतलब इन दोनों फ़ोन के बीच वाले जो प्रोसेसर है ना, उनके बीच के अंदर यार हर जगह मैं कमेंट देखता रहता हूँ कि यार प्रोसेसर में या परफॉर्मेंस में ओवरऑल कहाँ डिफरेंस आता है। प्रोसेसर तो सेम है, बट डिफरेंस जरूर आता है, और ये तो आपको जरूर सुनना चाहिए। बट यार आपके लिए हम यार इतना मेहनत करें, तो आपको थोड़ा सा अप्रिशिएट करना चाहिए। कैसे यार, लाइक करके आप अप्रिशिएट कर सकते हैं। लगातार हम 4-5 दिन से यार आपके लिए मेहनत कर रहे, फटाफट वीडियोस बना रहे, तो आपको यार थोड़ा सा भी मतलब लगता है कि अंदर से दिल से कि लाइक करना चाहिए, तो बस 3000 लाइक का टारगेट फटाफट कंप्लीट कर दो, और 2000 सब्सक्राइबर इस वीडियो से बढ़ने चाहिए, मैं होप करता हूँ। सो यार कर दो फटाफट लाइक एंड सब्सक्राइब। देखो दोनों के अंदर हमें Dimensity 7200 का प्रोसेसर देखने को मिलता है, बट नथिंग ने एक नाम दिया है, ये बोलते हैं कि Dimensity 7200 प्रो वाला प्रोसेसर, तो ऐसा कोई प्रो वगैरह लिखा नहीं है iQOO के अंदर। बट जब हमने AnTuTu टेस्ट किया ना, तो हाँ यार यहाँ पे iQOO के AnTuTu ज़्यादा आते हैं, लगभग 7,25,000 के अराउंड देखने को मिलते हैं, तो नथिंग के AnTuTu हमें 6,79,000 के आसपास देखने को मिलते हैं। बट यहाँ पे CPU थ्रोटलिंग में थोड़ा और उल्टा होता है। नथिंग के अंदर 93% की परफॉर्मेंस है, और एवरेज IPS स्कोर 2,38,000 के आसपास आते हैं। तो iQOO के अंदर 95% की परफॉर्मेंस है, बट एवरेज IPS स्कोर 2,27,000 के आसपास आते हैं। 10,000 का एवरेज IPS स्कोर का डिफरेंस है, और 10,000 ज़्यादा हमें नथिंग के अंदर एवरेज IPS स्कोर देखने मिलते हैं। बट मैं हमेशा बोलता हूँ कि परफॉर्मेंस स्कोर या ये जो CPU थ्रोटलिंग होती है उसके ऊपर ज़्यादा भरोसा नहीं रखना चाहिए। आगे बताऊंगा क्यों मैं ये सब बोल रहा हूँ। बट हाँ, दोनों के भी जो ग्राफ है ना, ये हमें स्टेबल देखने मिलते हैं। बाकी यूपीएस स्टोरेज दोनों के अंदर 2.2 देखने मिलता है, बट मेरे हिसाब से यार 3.1 दोनों के अंदर होता तो बहुत ज़्यादा बेटर होता। हाँ, हमने रीड राइट स्पीड यहाँ पे चेक किया, तो उसके आप स्कोर यहाँ पे देख सकते हो। बट प्रैक्टिकली जितना हमने इन प्रोसेसर को टेस्ट किया, जैसे कि हमने सबसे पहले टेस्ट किया काइनमास्टर ऐप के साथ वीडियो रेंडरिंग में कौन सा फास्ट है, तो हमने क्या किया, सेम लेंथ का सेम साइज का एक वीडियो क्रिएट किया। एक्सपोर्टिंग सेटिंग पे गए, दोनों भी 2K तक वीडियो को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, बट हमने 1080p 60 fps और हाई बिट रेट पे दोनों के फ़ोन के अंदर सेम टाइम पे वीडियो एक्सपोर्टिंग पे लगा दिया।
तो नथिंग ने लगभग 1 मिनट 1 सेकंड के बाद वीडियो को फिनिश किया, बट आईकू को 1 मिनट 18 सेकंड लगे एक्स्ट्रा वीडियो को फिनिश करने में। हाँ, यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस देखने को मिल ही जाता है। और उसके साथ साथ यहाँ पे हमने ऐप ओपनिंग भी देखी, तो नॉर्मल ऐप्स और गेम्स भी पहले नथिंग ही ओपन कर रहा था, बट इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। बट हाँ, पहले नथिंग ही ओपन कर रहा था। उसके बाद क्या किया हमने कि गेमिंग टेस्ट की, क्योंकि यार गेमिंग से भी आप प्रोसेसर को जज कर सकते हैं, क्योंकि जितना पावरफुल प्रोसेसर होगा उतना बेटर गेमिंग का एक्सपीरियंस होगा। तो देखो हमने बीजीएमआई के अंदर स्मूथ प्लस एक्सट्रीम ट्राई किया, क्योंकि यही हायर एफपीएस की सेटिंग है इनके अंदर, और उसके साथ एचडीआर के अंदर अल्ट्रा मतलब 40 एफपीएस भी देखने मिलता है। बट हमने स्मूथ प्लस एक्सट्रीम में देखा कि नथिंग यार 28-36 एफपीएस के बीच में रह रहा था। जैसे एक दो मैच होते हैं तो नथिंग के अंदर बहुत ही एवरेज लेवल की गेमिंग हो रही थी। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि गेमिंग का एक्सपीरियंस बीजीएमआई के अंदर बहुत ही बेकार है नथिंग का। जबकि आईकू में जितना हमने टेस्ट किया तो इसके एफपीएस लगभग 55, 57 टू 60 एफपीएस के बीच में रह रहा था। हमारे चैनल के ऊपर ऑलरेडी गेमिंग की वीडियो है, वो भी आप चेकआउट कर सकते हो, उसमें आईकू कैसे परफॉर्म कर रहा है। विद एफपीएस मीटर हमने चेक किया था, तो हमें एफपीएस के आइडिया तो लग ही जाता है। वैसे हम गेम प्ले करते तो पता चलता है। तो डेफिनेटली यहाँ पे गेमिंग में आईकू बेटर है, बट वीडियो रेंडरिंग और ऐप ओपनिंग में यहाँ पे नथिंग बेटर है। इसलिए मैं बोल रहा था कि परफॉर्मेंस स्कोर के ऊपर मत जाना। तो यहाँ पे ना परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा डाइवर्ट है दोनों के अंदर। गेमिंग के अंदर आईकू बेटर परफॉर्म कर रहा है, तो नॉर्मल यूजर्स में यहाँ पे नथिंग बेटर परफॉर्म कर रहा है, काइनमास्टर ऐप से वीडियो रेंडरिंग में वगैरह। तो हाँ, यहाँ पे परफॉर्मेंस में डिफरेंस आता है। तो ये जो भी चीज़ें हैं नथिंग के साथ जो गेमिंग में इशू है ना, ये नथिंग को यार जरूर फिक्स करना चाहिए। अब कुछ चीज़ें इंटरेस्टिंग सॉफ्टवेयर के अंदर भी है जो आपको जरूर पता होनी चाहिए। देखो दोनों के अंदर हमें एंड्रॉइड 14 देखने को मिलता है, मतलब लेटेस्ट एंड्रॉइड चल रहा है, तो ये चीज़ सही है। बट नथिंग के अंदर हमें नथिंग OS 2.5 देखने को मिलता है, तो आईकू के अंदर हमें फ्रंट OS 14 देखने को मिलता है। रही बात यहाँ पे ब्लोटवेयर्स की, जो हमें आईकू के अंदर देखने मिलते हैं बट अनइंस्टॉल कर सकते हैं, बट नथिंग के अंदर कोई ब्लोटवेयर्स हमें देखने को नहीं मिलते, तो ये चीज़ें सही है। हाँ, आईकू के अंदर इनके सिस्टम ऐप्स के कभी कभी नोटिफिकेशन आते हैं, जैसे कि वी स्टोर ऐप वगैरह, तो इनके नोटिफिकेशन बंद करके रखना, ऐसे कोई नोटिफिकेशन नथिंग के अंदर नहीं आते। रही बात स्मूथनेस की, देखो जो नॉर्मल ऐप ओपनिंग क्लोजिंग के जो एनिमेशन वगैरह है ना, दोनों के अंदर हमें स्मूथ देखने मिलते हैं। बट हम जैसे कैमरा ऐप वगैरह ओपन करते हैं तो दोनों के अंदर जिटर आता है, बट नथिंग के अंदर ज़्यादा जिटर देखने मिलता है, जो नथिंग को जरूर फिक्स करना चाहिए। वैसे बहुत सारे फोन के अंदर कैमरा ऐप वगैरह थोड़ा हेवी होता है ना, यूज़ करते हो तो जिटर आता ही है। और रही बात यहाँ पे 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट की, तो जितना हमने देखा कि सिस्टम के साथ साथ इनके जो थर्ड पार्टी ऐप्स है, जैसे कि इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब हो गया, सब के अंदर 120 हर्ट्ज चलता है, तो ऐसी दिक्कतें नहीं है। जैसे कि बोला कि 120 हर्ट्ज यूआई के साथ स्मूथ चल रहा है, तो एनिमेशन वगैरह दोनों के अंदर स्मूथ फील होते हैं, तो दिक्कतें नहीं है। रही बात यहाँ पे बग्स की, तो डेफिनेटली यहाँ पे बग है। जैसे कि नथिंग के अंदर यूट्यूब इतना अच्छे से 4K HDR वीडियोस हैंडल नहीं कर सकता, यूट्यूब क्रैश होता रहता है। और कभी कभी मैंने नोटिस किया है कि आईकू के अंदर वाईफाई का मतलब टॉगल से आप ऑन ऑफ, तो वाईफाई ऑन ही नहीं होता, इवन आपको सेटिंग में जाके वाईफाई को ऑन करना पड़ता है। ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो आईकू को भी फिक्स करनी चाहिए। हाँ, नियर बाय स्टॉक एंड्रॉइड का एक्सपीरियंस आपको नथिंग के साथ ही मिल जाएगा। तो आईकू के अंदर बहुत सारे फीचर्स आते हैं, इसके वजह से थोड़ा यूआई ना फ्यूचरिस्टिक है। रही बात फीचर्स की, नथिंग के अंदर भी फीचर्स देखने मिलते हैं, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वगैरह, बट ज़्यादा कस्टमाइजेशन हमें आईकू के अंदर देखने मिलता है। हाँ, नथिंग के अंदर हमें ग्लिप इंटरफेस भी देखने मिलता है, जिसकी वजह से ये जो बैकलाइट है ना 3 वाली, इसको आप कस्टमाइज कर सकते हैं, कॉल के लिए अलग अलग रिंगटोन्स वगैरह सेट कर सकते हैं, और एज ए नोटिफिकेशन भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ऐसे फीचर आपको आईकू के अंदर मिसिंग देखने को मिल जाएंगे। हाँ, आईकू के अंदर आप कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह इजीली कर सकते हो, क्योंकि इनका खुद का डायलॉग देखने मिलता है। बट नथिंग के अंदर कॉल रिकॉर्ड किया जा सकता है, बट बोल देगा कि आपका कॉल रिकॉर्ड किया जा रहा है, क्योंकि इसके अंदर गूगल का डायलॉग देखने मिलता है। और यहाँ पे प्रॉक्सिमिटी की बात करें तो नथिंग के अंदर हमें फिजिकल प्रॉक्सिमिटी मिलता है, तो ये कॉल स्क्रीन को अच्छे से बंद कर सकता है। बट आईकू यहाँ पे मोशन बेस्ड कॉल स्क्रीन को बंद करता है। कभी कभी क्या होता है, कॉल स्क्रीन बंद हो जाती है, बट फोन को आप साइड करते हो ना, तो ये ऑन नहीं होता, तो पावर बटन प्रेस करना पड़ता है। तो नथिंग के अंदर प्रॉक्सिमिटी फिजिकल होने की वजह से पास में आ गया तो बंद हो गया, साइड में लेके जाते हो तो कॉल स्क्रीन दिख जाती है। तो ऐसी सब कुछ चीज़ें हैं। रही बात सॉफ्टवेयर अपडेट हिस्ट्री की, तो नथिंग के अंदर हमें 3 मेजर सॉफ्टवेयर अपडेट्स मिलेंगे और 4 ईयर्स की सिक्योरिटी पैच लेवल देखने मिल जाएंगे। मतलब इसके अंदर 15, 16, 17 तक मेजर सॉफ्टवेयर अपडेट्स मिलेंगे, और आईकू के अंदर हमें 2 मेजर सॉफ्टवेयर अपडेट्स मिलेंगे और 3 ईयर्स की सिक्योरिटी पैच लेवल देखने मिल जाएंगे। मतलब 15 और 16 तक ही इसके अंदर अपडेट्स मिलेंगे, तो 1 ईयर एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर अपडेट्स हमें नथिंग के अंदर देखने मिलने वाले हैं। तो ओवरऑल मैं यही बोल सकता हूं कि सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस लेना है और आप क्लीन एंड्रॉइड के फैन हो तो आपको डेफिनेटली नथिंग ज़्यादा इंप्रेस करेगा। बट आपको अपने सॉफ्टवेयर के अंदर एक्स्ट्रा फीचर्स भी चाहिए,
तो आप डेफिनेटली iQOO की तरफ देख सकते हो। तो ऐसा कुछ मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस था। आप सॉफ्टवेयर को भी अच्छे से एक्सप्लेन कर ही दिया हमने, बट सबसे बड़ा कंफ्यूजन फिर क्रिएट होता है कैमरा सेक्शन के अंदर। देखो, और जो भी इनके स्पेक्स है ना, यहाँ पे आप ऊपर रीड कर सकते हो, बट नथिंग में ज़्यादा मेगापिक्सल के नंबर है, जैसे कि यहाँ पे आपने देखा ही होगा। बट जो भी सारे सैंपल है ना, मैं मॉनिटर के ऊपर आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ, तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किसका कैमरा बेटर है। सबसे पहले नॉर्मल शॉट हमने लिए और लाइट कंडीशन बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा थी, तो दोनों ने अच्छे से लाइट को कंट्रोल किया। बट नथिंग का जो HDR है ना, थोड़ा इनकंसिस्ट है, आगे आपको पता चल जाएगा। हाँ, नथिंग के अंदर अल्ट्रा वाइड है जो iQOO के अंदर देखने को नहीं मिलता, तो नथिंग के अंदर एक बेनिफिट चला जाता है। बाकी कुछ हमने आउटडोर में भी शॉट ट्राई किए थे, बाकी देख सकते हो किसकी डायनेमिक रेंज अच्छी है, चेहरे की ट्यूनिंग वगैरह किसकी बेटर लग रही है, आप कमेंट करके जरूर बताना। और यहाँ पे ना कुछ हमने अपोजिट टू लाइट भी लिए थे, तो जैसे कि मैंने बोला कि नथिंग थोड़ा इनकंसिस्ट है HDR के अंदर, जहाँ पे iQOO बेटर परफॉर्म करता है। बाकी पोर्ट्रेट मोड की बात करें तो ऐसे कुछ शॉट्स आते हैं नॉर्मल पोर्ट्रेट में जब हर्श लाइट कंडीशन बैकग्राउंड पे होती है। तो बाकी 2x पोर्ट्रेट से भी ऐसे कुछ शॉट्स है जब बैकग्राउंड में ज़्यादा हर्श लाइट कंडीशन होती है। तो किसके बेटर आ रहे जरूर कमेंट करना। और बाकी नॉर्मल लाइट कंडीशन पे भी हमने कुछ फोटोज़ लिए थे, तो यहाँ पे जो बैकग्राउंड ब्लर है ना, नेचुरल मुझे iQOO का लगा। और 2x मोड भी देख सकते हो, कहीं ना कहीं हल्का सा बेटर जो कलर ट्यूनिंग है ना, वो iQOO की है। और कुछ अपोजिट टू लाइट भी लिए थे, तो यहाँ पे भी दोनों अच्छे काम कर रहे हैं। बाकी एच डिडक्शन वगैरह सही रहता है दोनों के अंदर, मतलब ऐसा ब्लर वगैरह कानों को वगैरह कर रहे हैं, ऐसा ज़्यादा मुझे नोटिस नहीं हुआ। बाकी 2x मोड भी यहाँ पे ठीक ठाक ही काम कर रहा था दोनों का। बाकी हाँ, सेल्फी दोनों की भी अच्छी है। यहाँ पे आपको किसकी बेटर लग रही है जरूर कमेंट करना। और हाँ, पोर्ट्रेट मोड भी सेल्फी में बहुत अच्छे से काम करता है। और इवन अपोजिट टू लाइट दोनों की भी सेल्फी बहुत ही सुंदर आती है और एच डिडक्शन वगैरह प्रॉपरली होता है। हाँ, लो लाइट में कुछ फोटोज लिए थे, तो यहाँ पे iQOO में ज़्यादा लाइट कैप्चर हो रही थी। बाकी दोनों के अंदर 4K 30fps का सपोर्ट देखने को मिलता है और वीडियो क्वालिटी कुछ ऐसी देखने को मिलती है। स्टेबलाइजेशन 4K के अंदर दोनों के अंदर है, तो वीडियो क्वालिटी ठीक ठाक सी बोल सकते हैं। बाकी 1080p 60fps से आप वीडियो शूट कर सकते हो। और यहाँ पे स्टेबलाइजेशन हमें नथिंग के अंदर देखने को मिलता है, iQOO के अंदर 1080p 60fps में स्टेबलाइजेशन नहीं है। अब कुछ चीज़ें मुझे इंटरेस्टिंग लगी बैटरी लाइफ के अंदर। देखो, दोनों के अंदर हमें 5000 mAh की बड़ी बैटरी देखने मिलती है। और उसके साथ ना, अब नथिंग यार चार्जर ही नहीं देता बॉक्स के अंदर, तो इसके लिए आपको फिर से 2-3 हज़ार एक्स्ट्रा लगाने पड़ेंगे। बट iQOO के अंदर आपको 44 वाट का चार्जर इन बॉक्स देखने को मिल जाएगा। और रही बात अब बैटरी लाइफ की, देखो यार, जितना हमने टेस्ट किया ना, नॉर्मली भी टेस्ट किया, गेमिंग खेल के भी टेस्ट किया, तो iQOO लगभग 7 to 8 आवर के अंदर ऑन स्क्रीन यहाँ पे इजीली दे रहा है। और नथिंग की बात करें तो इसका भी बैटरी लाइफ मुझे लगभग 7 to 8 आवर के आसपास ही मिला। मतलब दोनों की भी बैटरी लाइफ ऑलमोस्ट सिमिलर सी है और दोनों भी एक दिन यहाँ पे आराम से निकाल लेते हैं। हाँ, आप ज़्यादा कंटेंट वगैरह वॉच करते हो तो आपको और बेटर बैटरी लाइफ मिल सकते हैं। और ये जो बैटरी लाइफ होती है ना, ये आपके ऊपर भी डिपेंड करती है। मेरा काम है कि बैटरी ड्रेन वगैरह इशू है कि नहीं चेक करना, तो दोनों के अंदर मेजर बैटरी ड्रेन वगैरह इशू यहाँ पे नहीं है, तो बैटरी लाइफ दोनों की भी आपको इंप्रेस कर सकते हैं। बट रही बात चार्जिंग स्पीड की, तो यहाँ पे iQOO लगभग 60 मिनट लगाता है फुल चार्ज होने में, तो लगभग 70 to 80 मिनट्स लग जाते हैं iQOO को फुल चार्ज होने में। तो ऐसा कुछ डिफरेंस आता है, बट बैटरी लाइफ दोनों की भी ओवरऑल सही है। अब आते हैं कंक्लूजन पे, और यही वीडियो का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और मुझे भी पता है, और मुझे भी बहुत सोच समझ के बोलना पड़ेगा, ये भी मुझे पता है। देखो, iQOO किसको टारगेट करता है? ये परफॉर्मेंस को, गेमिंग को ज़्यादा टारगेट करता है। और नथिंग किसको टारगेट करता है? ये सॉफ्टवेयर को और दिखने में ज़्यादा टारगेट करता है। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और कॉमन चीज़ों की बात करें तो दोनों के अंदर एमोलेड डिस्प्ले है, मतलब कंटेंट वॉचिंग के लिए सही है। दोनों के अंदर 5000 mAh की बैटरी है, मतलब बैटरी लाइफ भी सही है। उसके साथ साथ 5G भी दोनों के अंदर है, और दोनों के अंदर ड्यूल स्टीरियो स्पीकर है, दोनों की भी IP54 की रेटिंग है। तो ये कॉमन चीजें है दोनों के अंदर। बट दोनों भी फोन डिफरेंट है टोटली। कैसे? देखो यार, प्रोसेसर दोनों के अंदर सेम है, बट प्रोसेसर भी अलग अलग यूजर्स को टारगेट करते हैं। जैसे कि स्टार्टिंग में बताया, iQOO गेमिंग और परफॉर्मेंस को ज्यादा प्रेफर कर रहा है, तो नथिंग दिखने में और सॉफ्टवेयर को ज्यादा प्रेफरेंस दे रहा है। बट गेमिंग नथिंग की बहुत ज्यादा खराब है, जैसे कि वीडियो के अंदर देखा होगा। और रही बात कैमरे की, तो कहीं कहीं iQOO बेटर है और कहीं कहीं नथिंग बेटर है, और जैसे कि आपने कैमरा सेक्शन के अंदर देखा होगा। तो एट द एंड मैं यही कह सकता हूँ कि 18,000 में यार iQOO भी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है। जो लोग ज्यादा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है और जिनको ज्यादा गेमिंग करनी है और ओवरऑल एक मस्त और बैलेंस फोन चाहिए, तो डेफिनेटली वो 18K में iQOO को देख सकते हैं। रही बात नथिंग की, तो यार 22,000 आप लगा रहे हो बेस वेरिएंट पे, तो आपको ये चीजें डेफिनेटली पता होनी चाहिए। ये फोन डिजाइन और सॉफ्टवेयर को ज्यादा टारगेट करता है, और जिनको क्लीन एंड्रॉइड पसंद है वो डेफिनेटली नथिंग की तरफ जा सकते हैं। तो ऐसी कुछ चीजें थी, और बाकी मैंने वीडियो के अंदर बहुत कुछ एक्सप्लेन किया है, उसको भी आप एनालाइज करके डिसाइड कर सकते हो कि आपको फाइनली कौन सा बाय करना चाहिए। तो ऐसा कुछ वीडियो था, आपको कैसे लगा जरूर कमेंट कर सकते हो। और इसके अलावा आपका कोई भी फीडबैक हो और आपको कौन कौन से और वीडियो चाहिए अपने इस स्टाइल में, सिंपल स्टाइल में, तो आप नीचे जरूर कमेंट कर सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों। और हाँ यार, आपने टारगेट कंप्लीट किया होगा लाइक का।